हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। मैं आज ला चुका हूँ आपके लिए डेयरडेविल का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 2, जो कि सच में एक बेहतरीन एपिसोड होने वाला है। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा। और अब शुरू करते हैं एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक सटीनो नाम के आदमी को एक डस्टबिन के पास खड़ा हुआ देख पाते हैं, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ और परेशान लग रहा था। और इसी परेशानी और घबराहट के कारण वो भागता हुआ कहीं पर जाने लगता है। और अब जब हमारी नज़र उस कचड़े के डब्बे के अंदर पड़ती है तो हम उसमें मैटी को गंभीर रूप से घायल देख पाते हैं, जो कि दर्द से कर्रा रहा था। इतने में ही वहाँ पर वो लड़का एक लड़की को लेकर आता है जिसका नाम क्लेयर टेम्पल था। और वो दोनों किसी तरह सहारा देते हुए मैटी को क्लेयर के रूम में लेकर आते हैं, जहाँ क्लेयर उसका इलाज करने लगती है, क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर थी। क्योंकि मैट अंधा था, तो जब क्लेयर उसकी आंखों पर टॉर्च मारती है तो वो काफ़ी शॉक होती है, क्योंकि मैट की आंखों में जरा भी हलचल नहीं हो रही थी। और इसके बाद जब क्लेयर उसकी हालत देखती है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि मैट की बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा चाकू लगने के निशान थे। इसी वजह से क्लेयर हॉस्पिटल फ़ोन करने लगती है कि तभी मैट खड़ा होकर इसे ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो वो लोग मुझे मार देंगे। इस बात का क्लेयर को कुछ भी समझ में नहीं आता। ये मैट को समझाने लगती है कि तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, पर मैट इसकी बातों को ना सुनते हुए यहाँ से जाने की कोशिश करता है। पर ये खड़ा होते ही हालत ख़राब होने की वजह से अपने आप ही गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ हम मैट को छोटे में देख पाते हैं। अब ये अपने पिता का बॉक्सिंग मैच देख रहा था, पर क्योंकि इसके पिता बॉक्सिंग मैच को हार जाते हैं, इसी वजह से ये जाकर उदास होता हुआ टेबल पर बैठ जाता है। और जब इसके पिता घर पर आते हैं तो उनके काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी। तब जैक मैट से उसके शरीर पर टाँके लगाने को बोलता है, और तब मैट टाँके लगाते हुए इससे पूछता है कि क्या हम अपना रेंट इस बार सही टाइम पर दे पाएंगे। जिस पर जैक उसे एक एनवलप दिखाता है जिसमें काफ़ी सारे पैसे थे, और उसे दिखाते हुए ये बताता है कि काफ़ी बार हारने पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। इतने पैसों को देखकर मैट को कुछ समझ तो नहीं आता, पर वो वापस चला जाता है। अब सीन जब वापस प्रेजेंट में आता है तो हम फॉगी और कैरन को साथ में देख पाते हैं, जहां कैरन अभी भी ऑफिस में काफ़ी देर से काम कर रही थी। इसी वजह से फॉगी उससे बाहर चलकर एंजॉय करने को पूछता है। इस पर कैरन भी मान जाती है और दोनों जाकर बाहर एंजॉय करने लगते हैं। वहीं हम मैट को देख पाते हैं, जिसका क्लेयर अभी भी इलाज कर रही थी। तब क्लेयर उससे पूछती है कि तुम्हारी इतनी सारी चोटें कहाँ से लगी। इस पर मैट इसे इस बारे में पूछने से मना करता है। तब क्लेयर इससे पूछती है कि एक अंधा आदमी अधमरी हालत में एक डस्टबिन में क्या कर रहा था। इस पर भी मैट इसे कुछ भी नहीं बताता और इसे बस थैंक यू बोलता हुआ यहाँ से जाने को बोलता है। इस पर क्लेयर भी मान जाती है। वो बोलती हुई जाती है कि मैं बस यहाँ पर ब्लीडिंग रोकने का काम कर सकती हूँ, और अंदर की चोटों का अंदाज़ा लगाना तो बिना एक्सरे मशीन के पॉसिबल भी नहीं है। इस पर भी मैट उसे कुछ नहीं बोलता और सिर्फ जाने के लिए बोलता है। इसके जाने के बाद मैट जब सो रहा होता है तभी सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि केमिकल एक्सीडेंट के बाद मैट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस कारण से इसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। अब जब मैट की हॉस्पिटल में आँख खुलती है तो वो देख पाता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस उसे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से इधर उधर की आवाज़ें आ रही हैं। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। और अब इसको पैनिक करता देख जैक इसके पास भागता हुआ आता है और इसे गले से लगाकर बोलता है कि सब सही हो जाएगा। पर क्योंकि मैट अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, इस वजह से वो चिल्लाना बंद नहीं करता। यही सारी बातें याद करके मैट को यहाँ पर पैनिक अटैक आने लगते हैं, जिस कारण से ये बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगता है, जिसे देखते ही क्लेयर तुरंत इसके पास आती है और इसे एक इंजेक्शन से सही करती है। ये इस बार पहले की तरह ही मैट से सेम सवाल पूछती है, और क्योंकि मैट को पता था कि अब इसे ये सारी चीज़ें बतानी ही पड़ेंगी, तो वो बताना चालू करता है कि वो एक बच्चे को ढूंढ रहा था जिसके पिता को रशियंस ने उसके सामने मार दिया था, ताकि वो उस बच्चे को किडनैप कर सके, और वो उसे किडनैप कर कर ड्रग्स की सप्लाई करवाने वाले थे। जैसे ही मुझे उस बच्चे की लोकेशन मिली तो मैं उधर को गया। शायद उन्हें पहले ही पता था कि मैं वहाँ पर आने वाला हूँ, इसी वजह से उन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया हुआ था। और बाद में मुझे पता चला कि वहाँ पर कोई बच्चा था ही नहीं, बल्कि वहाँ पर रशियंस मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और इसके बाद उन्होंने मेरे को मारना कूटना चालू करा, और बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से बचकर निकल पाया। ये सुनकर क्लियर काफ़ी ज़्यादा शॉक होकर पूछती है कि अगर तुम देख नहीं सकते तो तुम उनसे लड़ने कैसे चले गए। इस पर मैट इसे अपनी सुपर पावर्स के बारे में बताता है। अभी अचानक से मैट को किसी की आवाज़ें आने लगती है और वो क्लियर को बताता है कि एक पुलिस वाला यहाँ पर आ रहा है, जो कि अभी तीसरे फ्लोर तक पहुँचा है। पर क्लियर को उसकी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। इस वजह से जाकर उसको मैट की बात पर भरोसा होता है। वो इससे बोलती है कि अगर तुम वहाँ पर गए भी थे तो तुम्हें सिर्फ पिटना ही आता है, क्योंकि तुम किसी से लड़ नहीं सकते।
मैट इसे बोलता है कि मैंने ये सारी चीज़ें अपने पिता से ही सीखी हैं। और तब सीन फिर से पास्ट में जाता है जहां हम मैट के पिता जैक को बॉक्सिंग करते हुए देखते हैं। साथ ही वहां पर मैट भी था। तभी वहां पर दो लोग आते हैं और जैक को साइड में ले जाकर बोलते हैं कि अगर अभी के होने वाले मैच में तुम हार जाते हो तो तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। पहले तो इसके लिए जैक साफ साफ मना कर देता है, पर जब बाद में वो दो लोग इसे धमकाते हैं कि वो मैट को नुकसान पहुंचाएंगे तो इसी वजह से जैक को उनकी बातें माननी पड़ती हैं। और जब सीन वापस प्रेजेंट में आता है तो क्लेयर गेट खोलकर उस पुलिस वाले से बातें करती है, जो इससे पूछता है कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पास में लड़ाई हुई थी और हमें लगता है कि इस बिल्डिंग में लड़ाई में शामिल एक बंदा आ गया है। इस पर क्लेयर घबराते हुए इसे जवाब देती है कि इसने ऐसे किसी बंदे को भी नहीं देखा। तो इसी वजह से पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। और अब जब क्लेयर अंदर आती है तो मैट इसे बताता है कि उस पुलिस वाले को तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो इसी वजह से हमें कुछ करना होगा और तुरंत यहाँ से भागना होगा। ये सुनकर क्लेयर को कुछ भी समझ में नहीं आता और तब मैट उसे लेकर बाहर की तरफ जाता है। और जैसे जैसे वो पुलिस वाला नीचे सीढ़ियों से उतरने लगता है वैसे ही मैट अपने सुनने की शक्ति से एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस पुलिस के सर पर गिरा देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर ये सारी चीज़ें ऊपर से सैटिनो भी देख लेता है, जिसने क्लेयर को मैट के बारे में बताया था। इस चीज़ के बारे में पता चलते ही मैट क्लेयर से सैटिनो को नीचे बुलाकर लाने को बोलता है ताकि वो उसकी मदद से जिस डिटेक्टिव को उन्होंने बेहोश करा है उसे छत पर लेकर जा सकें। पर जब क्लेयर इससे पूछती है कि डिटेक्टिव को ऊपर क्यों लेकर जाना है तो मैट इससे बोलता है कि ताकि उसकी चीखें किसी और को सुनाई ना दें। तभी सीन फॉगी और कैरन पर आता है, जो कि एक क्लब में आकर एंजॉय कर रहे थे। वहाँ अल्कोहल पीते हुए कैरन फिर से परेशान होने लगती है और जिसका कारण जब फॉगी इससे पूछता है तो ये बताती है कि उसे अभी भी कारपेट पर डैनी का खून दिखता है, जिस वजह से उसे काफ़ी तकलीफ होती है और उसे आज भी दुख है कि उसकी वजह से डैनी की जान गई। साथ ही वो उस बात को भी बताती है कि उसके अपार्टमेंट में जब किसी आदमी ने उसके ऊपर हमला करा था तो काला मास्क पहने हुए एक आदमी वहाँ पर आया जिसने कैरन की मदद करी। ये सब सुनकर फॉगी काफ़ी शॉक होता है और बोलता है कि कोई बात नहीं है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं तो तुम्हें ज़िंदगी को रोकना नहीं चाहिए बल्कि उसे खुलकर जीना चाहिए। ये बात सुनकर कैरन को काफ़ी राहत मिलती है और वो फिर से फॉगी के साथ एंजॉय करने में लग जाती है। हम वापस से मैट और क्लेयर को देख पाते हैं जिन्होंने मिलकर उस ऑफिसर को छत पर बांध दिया था। तब मैट उससे पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। पहले तो क्लेयर उसे कुछ नहीं बताती, पर बाद में जब मैट उससे ज़बरदस्ती करता है तो वो बोलती है कि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो कि क्रिमिनल थे और एक काला मास्क पहने आदमी ने उन सब की धुलाई करके उनकी काफ़ी ज़्यादा हड्डियां तोड़ रखी थी। और बाद में जब मुझे पता चला कि काला मास्क पहने आदमी ने कुछ लोगों की मदद करने के लिए इन क्रिमिनल की धुलाई करी है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं पहले से ही चाहती थी कि मैं तुमसे मिलूँ, और अब जब मुझे मौका मिला तो इसी वजह से मैंने तुम्हारी मदद करी। ये सुनकर मैट को काफ़ी अच्छा लगता है। तब क्लेयर उससे पूछती है कि अभी मैं एक ऐसे आदमी के साथ हूँ जिसको दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, ना ही चोट लगने पर उसके मुंह से उफ तक निकलती है। इस पर मैट इसे बोलता है कि मेरा नाम मैट मर्डॉक है और मर्डॉक को कभी भी दर्द नहीं होता, वो हर बार कभी भी गिरते हैं तो हमेशा उठ खड़े होते हैं। यहीं से सीन वापस से पास्ट में जाता है जहां पर जैक अपनी कॉस्ट्यूम मैट को दिखा रहा था जो कि उसने उस मैच के लिए बनवाई थी जिसको ये हारने वाला था। पर क्योंकि मैट ने पहले ही इन तीनों की बातें सुन ली थी इस वजह से वो किसी तरह जैक को ये एहसास दिलाना रहता है कि मर्डॉक हमेशा खड़े हो जाते हैं भले ही कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। और ये बात सुनकर जैक के ऊपर सच में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और वो तुरंत एक पीसीओ के पास जाकर अपने दोस्त को फ़ोन करते हुए एक अकाउंट नंबर देता है और बोलता है कि मेरे लिए जितने भी पैसे मेरे अकाउंट में आए वो तुम इस अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर देना। पर उसका दोस्त मान जाता है और इसके बाद जैक एक और आदमी को कॉल कर बोलता है कि इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा करने जा रहा हूँ और अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम्हें मैट को संभालना होगा क्योंकि उस टाइम उसको तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही मैं उसके बारे में बताऊं तो वो एक काफ़ी अच्छा लड़का है, इसी वजह से वो तुम्हें ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगा। इतना बोलकर जैक कुछ सोचने लगता है और सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर फॉगी और कैरन काफ़ी ज़्यादा शराब पी चुके थे और अब जब वो घर जाते हैं तो वो चिल्ला कर मैट को बुलाने लगते हैं, पर क्योंकि मैट तो वहाँ पर था ही नहीं तो इसी वजह से कैरन और फॉगी को बाहर आना पड़ता है जहाँ वो आपस में काफ़ी अच्छी बातें करते हुए और अपने दिन को एंजॉय करते हुए साथ में बातें करते हुए रास्ते पर चलते जाते हैं। और अब सीन वापस से क्लेयर और मैट पर आता
है जहाँ पर उस ऑफिसर की आँख खुल गई होती है जिसको इन दोनों ने पकड़ कर रखा हुआ था। अब उसकी आँख खुलते ही मैट उससे पूछने लगता है कि मुझे उस बच्चे की लोकेशन बताओ, कहाँ पर तुम लोगों ने उसको छुपा कर रखा हुआ है। पहले तो वो पुलिस ऑफिसर उसे कुछ भी नहीं बताता, पर जब मैट इसे टॉर्चर करना चालू करता है तो ये थोड़ा बहुत बताने ही लगता है, पर इसने अभी भी अच्छे से पूरी लोकेशन नहीं बताई होती और ना ही ये बताने वाला होता। अब क्लेयर, जिसने खुद भी एक मास्क पहना हुआ था, और तब वो ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट मैट को बताती है, और जैसे ही मैट उसकी उस जगह पर वार करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस वाला अपना मुंह खोलना चालू कर देता है। पर साथ ही वो मैट को धमका भी रहा होता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी करा तो मेरे जैसे और भी काफ़ी सारे लोग उन लोगों के पास हैं जो कि तुम लोगों की धज्जियाँ उड़ा देंगे। इस बात को सुनकर मैट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो पुलिस ऑफिसर को पकड़कर उस बिल्डिंग की छत से लटका देता है और बोलता है कि अगर वैसे और भी लोग आए तो मैं उन लोगों के साथ भी वही करूँगा जो कि मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो उस आदमी को उस बिल्डिंग की छत से धक्का दे देता है, जिसे देखकर क्लियर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। पर तब मैट उसे बताता है कि अब वो उसी डस्टबिन में है जिसमें कभी मैं पड़ा हुआ था। तब क्लियर उससे पूछती है कि क्या वो जिंदा है। इस पर मैट उसे हाँ बोलता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए क्योंकि कुछ ही समय में वो यहाँ पर वापस आएगा, और अगर तुम्हें कुछ भी होगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। इसके बाद क्लियर उसे बताती है कि वो अपने दोस्त के घर चली जाएगी। तब मैट उससे उसकी दोस्त का एड्रेस ले लेता है ताकि कभी उसे दोबारा क्लियर से मिलना हो तो वो उसके पास वापस जा सके। और अब एड्रेस लेने के बाद मैट वहाँ से जाने लगता है और सीन वापस से पास्ट में जाता है जहाँ हम जैक को देख पाते हैं जो कि अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर फाइट करने जा रहा था। और अब जब वो फाइट करता है तो वो उस फाइटर से जिससे उसे हारना था उससे हारने की बजाय उसे खूब बुरी तरह मारता है और साथ ही मैच को भी जीत जाता है, क्योंकि ऐसा उसने सिर्फ मैट की वजह से करा था क्योंकि मैट की बातें उसके दिल को छू गई थी। जब मैट अपने पिता को जीतता हुआ देख रहा होता है तो उसे काफ़ी खुशी होती है और वो अपने पिता का इंतजार करने लगता है कि कब वो घर आए और कब वो उसे बधाई दे। ऐसे ही आधी रात बीत जाती है पर उसके पिता अभी भी घर नहीं आते। ये देखकर मैट अपनी स्टिक लेकर बाहर जाता है ताकि उसे पता चलता रहे कि वो सही रास्ते पर जा रहा है कि नहीं। पर जब बहुत ढूंढने पर भी उसके पिता उसे नहीं मिलते तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस जगह पर पहुंचता है जहां उसके पिता थे, पर वहां पर काफ़ी सारा पुलिस भी थी। और जब मैट उनसे बचते हुए अंदर की तरफ जाता है तो वहां उसके पिता की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, इसे उन्हीं लोगों ने मार दिया था जिससे इसने मैच को हारने की डील करी थी। ये देखकर मैट को काफ़ी दुख होता है और वो वहीं बैठकर अपने फादर के फेस को टच करता हुआ रोने लगता है। और अब सीन जब वापस प्रेजेंट में आता है तो हम रशियंस के हाइड आउट को देख पाते हैं जहां एक रशियन उस बच्चे के पास जाकर उसे खाना देता है, पर वो बच्चा अभी भी अपने पापा के पास जाने की जिद कर रहा था, पर वो रशियन उसकी एक नहीं सुनता और वो दरवाजे से बाहर आकर अपने रूम में अपने साथियों के साथ चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर हमारा हीरो मैट पहुँच जाता है जो कि जैसे ही रशियन के लोगों को देखता है तो उनको मारना पीटना चालू कर देता है और इसी तरह इनकी काफ़ी देर लड़ाई चलती रहती है। और इस एपिसोड का ये मेरे को सबसे बेस्ट सीन लगता है जहाँ मैट काफ़ी ज़्यादा लोगों से इकट्ठा लड़ता हुआ इन्हें मारता है, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा थक भी जाता है, पर आखिरकार किसी तरह ये सभी लोगों को मार पीट कर उस बच्चे के पास उस रूम में जाता है जहाँ पर उस बच्चे को कैद करके रखा हुआ था। और जैसे ही ये बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ तो वो बच्चा काफ़ी खुश होता है। और अब उस बच्चे को खुश देखकर मैट उसे अपनी गोद में उठाता है और उसे बाहर ले जाकर सेफ जगह ले जाने लगता है। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।